देखो, कल अपन संगम काल को पढ़ रहे थे। और संगम काल में ये देखा था कि संगम का मतलब है तमिल कवियों का सम्मेलन। दक्षिण भारत में तीन संगम आयोजित हुए, मतलब तीन बार तमिल कवियों का जो एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की थी। और उसमें कुछ साहित्य की रचना की गई थी। और उसी साहित्य के माध्यम से हमको इस संगम काल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर कुछ संगम के अतिरिक्त भी तमिल के कुछ रचे गए थे। उससे भी तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना की जानकारी मिलती है। संगम काल में अपन ने देखा था बेसिकली तीन राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। दक्षिण भारत में दो तमिलनाडु के उत्तर, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक केरला वाला, तीनों राजवंश थे। तीन राजवंश आपस में संघर्षरत थे। एक एक राजा का नाम देख लिया था, बाकी और कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री यहां पर हमको विशेष उल्लेखनीय नहीं है। जो महत्वपूर्ण है इस संगम काल में वो है इसकी क्या, राजनीतिक व्यवस्था, जिसकी अपन ने चर्चा पहले कर ली थी। राजनीतिक व्यवस्था। और राजनीतिक व्यवस्था लगभग उत्तर जैसी ही थी कि भाई हमने ये देखा था कि राजा होता था, राजा वंशानुगत होता था, स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था, अपने हिसाब से सारी चीजों को करता था, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण था नहीं, मतलब राजा अपने हिसाब से था। फिर क्या देखा था, राजा, सभी शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी। राजा की सहायता के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद होती थी। तो देखो उत्तर में भी ऐसी ही मंत्री परिषद होती थी। तो संगम युगीन राजाओं की भी राज व्यवस्था में ऐसे ही मंत्री परिषद होती थी। और लेकिन यहां पर देखो एक दो शब्द हैं कि जैसे मंत्री, मंत्रियों के लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसको कहते हैं अमाइचार। ये मंत्रियों के लिए शब्द उपयोग में लाया जाता था। और जो राजा की सभा थी, राजसभा, इसके लिए एक शब्द यूज में लाया गया है मनडाय। मन डाय, राज्यसभा के लिए मनडाय शब्द यूज किया गया है। युवराज, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। और युवराज के लिए कोहमन शब्द यूज किया जाता था। युवराज के लिए क्या शब्द है, कोहमन। युवराज मतलब समझ रहे ना, राजा के बाद जो राजा का उत्तराधिकारी होगा वो युवराज कहलाता था। बाकी राजा के और भी बहुत सारे लड़के होते थे, उनको युवराज नहीं कहते थे। जो राजा के अन्य लड़के होते थे उनके लिए शब्द यूज किया गया है इंगोलो। इंगोलो, ये राजा के लड़के तो हैं परंतु ये युवराज नहीं है। जो युवराज होगा उसके लिए कोहमन शब्द का उपयोग किया गया है। संगम काल में जो उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल त्योहार होता था वो होता था राजा का जन्मदिन। राजा का जन्मदिन बहुत भव्य तरीके से राजा का जन्मदिन का आयोजन किया जाता था। ठीक है, मंत्री, राजा, राजा का युवराज, ये सब चीज है। फिर क्या है, मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक सलाहकार सभा होती थी जिस जो राजा को सलाह देने का काम करती थी। राजा के परामर्शदाता, राजा के परामर्शदाता, और इसमें कौन होते थे, पुरोहित, ज्योतिष, वैश्य और मंत्री। केवल मंत्री परिषद अमाइचार है। परामर्शदाताओं की जो सभा है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड होती थी। और इन सबको सामूहिक रूप से, जो परामर्शदाताओं की जो सभा थी उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो था पंचवारक। पंचवारक, क्या शब्द यूज कर रहे हैं, पंचवारक। ये पंचवारक शब्द पूछ सकता है कि संगम काल में पंचवारक शब्द, तो 3 नंबर में सीधे दे देगा पंचवारक। आपको बताना पड़ेगा संगम कालीन में राजा की परामर्शदाताओं का समूह था जिसमें पुरोहित, ज्योतिष, वैश्य और मंत्री परिषद होते थे, मंत्री लोग होते थे। ठीक है ना। तो राजा, राजा की मंत्री परिषद, राजा के परामर्शदाता। गुप्तचर व्यवस्था भी हमको संगम काल में दिखाई देती है। और गुप्तचरों के लिए जो शब्द यूज है वो है ओर्टर। ओर्टर, गुप्तचरों के लिए ओर्टर शब्द का उपयोग किया गया है।
फिर इसमें एक दो लाइन और है। हाँ, देखो, जो हमने देखा था कि राज्यसभा, राज्यसभा के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? मनडाय। मनडाय, ये राज्यसभा, राजा जहां की, राजा जहां बैठता था, राजा की जो सभा होती थी, उसको मनडाय कहा गया है। और ये मनडाय संगम काल का सबसे बड़ा न्यायालय भी होता था, सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय भी होता था। सेना, सेना के प्रमुख को सेनापति कहते थे, और सेनापति के लिए एकाडी की उपाधि दी जाती थी। एकाडी, ये सेनापति की उपाधि थी, एकाडी। और इस संगम काल में जो सैनिक वीर गति को प्राप्त कर जाता था, वीर गति सैनिक मतलब युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता था, उसकी पाषाण प्रतिमा बनाई जाती थी। पाषाण, देखो ये दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर शहीद हुए सैनिकों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। कोई यदि युद्ध में लड़ता हुआ शहीद हो जाता था तो उसकी पाषाण प्रतिमा और फिर उसका नाम और ले दे के उसके शौर्य, उसके परिवार वालों को, जैसे आज होता है ना कि सेना में कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, तो ये परंपरा दक्षिण भारत में बहुत पहले संगम काल में। उत्तर भारत में हमको ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती है। सैनिक का सम्मान है लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देगा कि किसी सैनिक की प्रतिमा, यहां पर लेकिन बहुत कॉमन था कि सैनिक की शहादत को बहुत उच्च दर्जा दिया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग सेना में लड़ने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल स्थिति है संगम काल की। बाकी तो अपन ने इसकी प्रशासन देख ही लिया था कि प्रांत था, प्रांत के नीचे जिला, और जिला के नीचे ग्राम। शब्द भी देखे थे कि प्रांत के लिए क्या है, मंडलम शब्द यूज किया गया है, जिला के लिए नाडु शब्द यूज किया गया है, और गांव के लिए तो ग्रामीण शब्द का उपयोग ही किया गया है। एक उर नामक इकाई दिखाई देती है नगरीय प्रशासन के लिए। उर, ये अलग से एक संस्था थी, उर नामक संस्था। उर नामक संस्था ये क्या थी? ये नगरीय प्रशासन को देखती थी, नगर प्रशासन को देखती थी। नगर प्रशासन को देखने की एक अलग संस्था बनाई गई थी जो थी क्या? और तो देखो पॉलिटिकल इतना ही है। संगमकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आपको केवल इतना ही बताना है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। अब देख लेते हैं संगमकालीन समाज। संगमकालीन समाज, जो संगमकालीन समाज है वो उत्तर व दक्षिण दोनों के मेल से बनता है। उत्तर व दक्षिण दोनों के मेल से बनता है। मतलब समझ रहे कहने क्या चाह रहे हैं? उत्तर की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति, दो भिन्न संस्कृतियों के मेल से संगमकालीन एक मिक्स्ड संस्कृति का जन्म होता है। देखो हमने संगम काल के जो 3 संगम हुए उसमें पहले संगम के अध्यक्ष बताए गए अगस्त ऋषि। ये जो अगस्त ऋषि हैं यही उत्तर की आर्य संस्कृति को दक्षिण लेकर जाने वाले व्यक्ति हैं। दक्षिण की संस्कृति अलग है, दक्षिण के लोग अलग है, द्रविड़ है वो। ये विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत जाते हैं और दक्षिण भारत में फिर आर्य संस्कृति का फैलाव करते हैं। तो दक्षिण की पहले से स्थापित द्रविड़ संस्कृति और उत्तर भारत से आई आर्य संस्कृति, दोनों के दोनों के सम्मेलन होने से एक नई संस्कृति का जन्म होता है। तो हमको संगमकालीन समाज में दोनों टाइप के लक्षण दिखाई देंगे। तो पहली विशेषता तो क्या बता दी कि उत्तर व दक्षिण, उत्तर मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तर की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति दोनों के मेल से संगमकालीन समाज बना है। दूसरा पॉइंट, उत्तर जैसी सामाजिक
उत्तर जैसी सामाजिक जटिलता, रूढ़िवादिता एवं भेदभाव नहीं था। उत्तर के जैसी सामाजिक जटिलता, भेदभाव और रूढ़िवादिता का दक्षिण में हमको अभाव दिखाई देता है। देखो, उत्तर भारत में हमने वर्ण व्यवस्था देखी है, चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, भेदभाव उनके साथ अनटचेबिलिटी हो रहा है। अभी दक्षिण में ऐसा नहीं है। जब हम उत्तर से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तो विकसित समाज है, लेकिन जब उत्तर के समाज से तुलना करते हैं तो हमको उत्तर का समाज ज्यादा रूढ़िवादी दिखाई देता है इनकी तुलना में। तीसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि महिलाओं की स्थिति उत्तर से अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति उत्तर से अच्छी थी। महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। अभी बस ये समझ लो कि देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तो आपको समाज के संदर्भ में बताना ही बताना है। फिर चौथा पॉइंट बताएंगे कि सामान्य तौर पर समाज 2 भागों में बटा था। सामान्य तौर पर समाज 2 भागों में बटा था। देखो, आप 50 शब्द में यदि संगमकालीन समाज के बारे में लिख रहे हो तो उत्तर दक्षिण ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बता सकते हो कि मिक्स संस्कृति से मिक्स संस्कृति थी उत्तर और दक्षिण दोनों की, और जो समाज था सामान्य तौर पर वो 2 भागों में विभक्त था। जो पूरा समाज था, समाज में हमको 2 हिस्से दिखाई देते हैं। एक हिस्सा था ब्राह्मण और दूसरा हिस्सा था गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण, देखो उत्तर में 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें भी हायरार्की है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। यहां पर ऐसा नहीं है। समाज केवल 2 हिस्से में था, एक है ब्राह्मण वर्ग और दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता था। बाकी जो ब्राह्मण नहीं है वो सब गैर ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे। अब ऐसा नहीं कि इसमें जातियां नहीं थी, जातियां थी अलग अलग, लेकिन क्या है कि कोई क्षत्रिय जैसी जाति दिखाई नहीं देती है। वैश्यों की तो जाति दिखाई देती है, शूद्रों की भी, लेकिन क्षत्रिय जैसी कोई जाति हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है ना। तो देखो, ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। इस गैर ब्राह्मण में फिर अलग अलग थे। क्या है, एक कृषक वर्ग था, कृषक वर्ग गैर ब्राह्मणों में। एक शिल्पी वर्ग था, शिल्पी वर्ग। एक व्यापारी वर्ग था। अभी बता रहा हूं सबको, देखो अलग अलग शब्दों के साथ याद रखना है। ठीक है ना। तो समाज का विभाजन मोटे तौर पर 2 भागों में था, एक था ब्राह्मण और दूसरा था गैर ब्राह्मण। जो दक्षिण के संगमकालीन समाज में जो ब्राह्मण थे, इनकी हैसियत उच्च ही थी। उच्च हैसियत, मतलब जैसे उत्तर में था ना ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था में सर्व ऊपर थे, यहां पर वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति उच्च थी। और ब्राह्मण क्या करते थे, मुख्य रूप से धार्मिक कार्य करते थे, धार्मिक कार्य करते थे। ठीक है ना। मंत्री एवं बड़े अधिकारी बनते थे, मंत्री एवं अधिकारी। कवि एवं लेखक, जितने कवि और लेखक थे सब ज्यादातर क्या है, ब्राह्मण वर्ग से ही संपन्न थे। लेकिन उत्तर की तरह रूढ़िवादी नहीं थे, मतलब ये कृषि कार्य भी करते थे, मांस मदिरा का सेवन भी करते थे।
ठीक है ना। उत्तर में वेजिटेरियनिज्म जो पैदा हो चुका है, दक्षिण में ऐसा नहीं था। दक्षिण में ब्राह्मण वर्ग अपने ये जो तथाकथित उच्च कार्य के अतिरिक्त कृषि कार्यों में भी संलग्न थे, मांस मदिरा का भी सेवन करते थे, तो वो रूढ़िवादिता दिखाई नहीं देती है जो उत्तर में दिखाई देती है। बाकी उनकी स्थिति थी तो उच्च ही। भाई अब राजा का ज्योतिष है, राजा का राज पुरोहित है, सब ब्राह्मण ही होंगे, ज्यादातर मंत्री ब्राह्मण थे, सब कुछ था। ठीक है ना। तो देखो ये तो ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त जो दूसरा वर्ग है वो गैर ब्राह्मण कहला रहा है। और गैर ब्राह्मण में भी क्या है, अलग अलग वर्ग थे। समाज का दूसरा हिस्सा जो ब्राह्मण नहीं था वो गैर ब्राह्मण कहलाता था, और गैर ब्राह्मण में अलग अलग वर्ग थे। जैसे एक पहला हमको दिखाई देता है वेल्लाल। वेल्लाल, वेल्लाल कौन थे? ये कृषक वर्ग था। यह है कृषक वर्ग था। ठीक है। ये जो वेल्लाल है कृषक वर्ग था। हालांकि ये कृषक वर्ग भी दो भागों में बटा हुआ था। एक विशेष किसान थे जिनको हम बड़े किसान कह सकते हैं, और एक सामान्य जिनको हम छोटे किसान कह सकते हैं। बड़े किसान पटेल टाइप के, हजारों एकड़ जमीन है जिनके पास, वो विशेष किसानों के अंतर्गत आते हैं। और बाकी सामान्य। ठीक है। जो ये विशेष है, बड़े किसान हैं, ये सामंत की हैसियत रखते हैं। समझ ही जाओ, जमींदार टाइप सामंत की हैसियत कर रहे हैं, राजा को टैक्स दे रहे हैं, राजा को जब मदद सेना की जरूरत होती है तो उसको सैनिक की भी मदद कर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वेल्लाल वर्ग है, यही कृषि कर रहा है, और देखो यही सामंतों के रूप में काम कर रहा है। दक्षिण भारत में क्षत्रिय जैसा कोई वर्ग नहीं था। ये इनके सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेष। जो क्षत्रियों का रोल है ना, ये वेल्लाल ही कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं और क्षत्रियों की भूमिका भी निभा रहे हैं। ठीक है। तो उत्तर की तरह यहां पर क्षत्रिय वर्ग नहीं था। गैर ब्राह्मण में एक हमको दिखाई देता है वेल्लाल, जो क्या था, कृषक वर्ग। दूसरा था वेसगास। वेसगास, इसके तहत क्या है, व्यापारी। जो व्यापारी थे उनको वेसगास कहते थे। चेट्टियार, व्यापारी, चेट्टियार, महाजन आदि आते थे। ठीक है ना। और ये दक्षिण के जो व्यापारी वर्ग हैं, ये केवल व्यापार करते हैं, केवल व्यापार करते हैं। उत्तर भारत के जो वैश्य वर्ग है, उत्तर भारत का जो वैश्य जिसको हम व्यापारी कह रहे हैं, ये व्यापार के साथ साथ कृषि भी करता है, पशुपालन भी करता है। लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं है। देखो थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण का कंपैरिजन भी ध्यान में रखना। एक बड़ा अंतर तो हमने क्या, उत्तर और दक्षिण के समाज, उनका संगमकालीन समाज उत्तरकालीन तात्कालिक भारतीय समाज से किस रूप में अलग था। तो सबसे पहला तो यही बता देंगे कि भैया उत्तर भारतीय समाज क्या है, रूढ़िवादी था। दक्षिण में वो रूढ़िवादिता हमको कम दिखाई देती है। पहले ही पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये बता देंगे कि उत्तर भारत आर्य संस्कृति का वर्चस्व था, जबकि दक्षिण भारत में क्या है, आर्य और द्रविड़। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बता देंगे कि उत्तर भारत में हमको चतुर्वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था का अभाव है। यहां पर केवल दो वर्ण दिखाई देते हैं, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। उत्तर भारत में क्षत्रिय वंश दिखाई देता है जो राजा के सामंतों की भूमिका निभाता है। दक्षिण भारत में क्षत्रिय वर्ग का अभाव है, वेल्लाल वर्ग है यहाँ पर एक, जो कृषि भी कर रहा है और सामंत की भी भूमिका निभा रहा है। उत्तर भारत में वैश्य जो वर्ग है वो व्यापार करने के साथ साथ कृषि और पशुपालन में भी संलग्न है। लेकिन दक्षिण का जो वेसगास है, जिसको वैश्य कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं, वेसगास, ये केवल और केवल क्या है, व्यापार कर रहा है। चार बिंदु हो गए। फिर एक और वर्ग आता है जिसको कह रहे हैं हम शिल्पी वर्ग। शिल्पी, और शिल्पी के अंतर्गत क्या, वही अपने बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार
आदि आते थे। ये सब क्या है, शिल्पी वर्ग के अंतर्गत आते थे। और एक और अंत में वर्ग था, चौथा वर्ग, शिकारी एवं कबीलाई। शिकारी एवं कबीलाई। शिकारी एवं कबीलाई वर्ग, ये जो जंगली क्षेत्रों में रहते थे, वहां का ट्राइबल समूह, सीधी बात है। जंगली क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में जो रहते थे वो शिकारी एवं कबीलाई वर्ग होता था। तो देखो, समाज में गैर ब्राह्मण में आपको ये 4 वर्ग दिखाई देते हैं, बाकी तो क्या है, एक ब्राह्मण था। एक शब्द और दिखाई देता है जिसको कहते हैं अरसर वर्ग। अरसर वर्ग, ये इन दोनों से बाहर था। और अरसर वर्ग किसको कहते थे, राज परिवार से संबंधित व्यक्ति। राज परिवार से संबंधित व्यक्ति या शासक वर्ग, सीधी कह सकते हैं शासक वर्ग क्या कहलाता था, अरसर वर्ग के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो देखो दक्षिण के समाज के हमने 4-5 पॉइंट बता दिए। अब इसमें एक बिंदु और देख लेते हैं, महिलाओं की स्थिति। जो हमने अब भी लिखा था क्या है, कि उत्तर भारत की तुलना में संगमकालीन दक्षिण में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाएं, महिलाएं, तो महिला में क्या बताया है, दक्षिण में उत्तर से, दक्षिण में उत्तर से सामान्यतः अच्छी थी। देखो, सामान्यतः अच्छी लिख रहे हैं, हम केवल उत्तर से कंपैरिजन के संदर्भ में बता रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दक्षिण में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। कंपैरिजन जब करते हैं उत्तर भारत की तुलना में, तो हमको दक्षिण में महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। स्त्रियों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। दक्षिण में स्त्रियों को राजनीतिक शिक्षा, ऐसा ऐसा लिख लेना, राजनीतिक एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में अवसर प्राप्त था। आदि क्षेत्रों में अवसर प्राप्त था। शिक्षा और राजनीति आदि क्षेत्रों में अवसर प्राप्त था। यहां पर स्त्रियों को शासिका एवं अंगरक्षक, शासिका एवं अंगरक्षकों की चर्चा मिलती है। मतलब महिलाओं को 2 रोल भी दिया गया था, शासिका के रूप में भी। और ये विशेषकर पांड्य शासकों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको वहां पर कुछ महिला शासिकाओं और अंगरक्षक के रूप में महिलाओं की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। निम्न वर्ग की स्त्रियां जीविकोपार्जन के लिए, निम्न वर्ग की स्त्रियां जीविकोपार्जन के लिए अनेक कार्यों में संलग्न थी। मतलब वो मजदूरी करती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठी हैं। पर्दा प्रथा जैसी निम्न वर्ग में तो काम पे जाना पड़ता था। फिर एक बिंदु और बता देंगे कि पुनर्विवाह की अनुमति थी स्त्रियों को। पुनर्विवाह की अनुमति, पुनर्विवाह की अनुमति थी। वर चुनने की स्वतंत्रता थी। वर चुनने की स्वतंत्रता थी। और दहेज प्रथा विद्यमान थी। दहेज प्रथा विद्यमान थी। दहेज प्रथा विद्यमान थी, लेकिन दहेज स्त्रियां लेती थीं। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, यही सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन
स्त्रियां दहेज लेती थी। उल्टा था उत्तर की तुलना में। ठीक है, दहेज प्रथा थी लेकिन उल्टी, महिलाएं दहेज लेती थी, जिसको आदिवासियों में हम वधु मूल्य कहते हैं। इस टाइप का दहेज प्रथा की यहाँ पे मौजूदगी थी। और एक पॉइंट और लिख लेना, सती प्रथा। सती प्रथा मौजूद थी लेकिन केवल उच्च वर्ग, लेकिन केवल ऐसा लिख लेना, शासक वर्ग एवं ब्राह्मणों में। सती प्रथा विद्यमान थी लेकिन केवल शासक वर्ग और ब्राह्मण वर्गों में। सती प्रथा का तो देखो हमेशा यही रहा है, आम आदमी या कॉमन मैन में कभी सती प्रथा विद्यमान नहीं रही। सती प्रथा जैसी कुरीति केवल शासक वर्ग में और समाज के उच्च वर्ग में, कुलीन वर्ग में थी। विधवाओं की स्थिति जो खराब थी वो भी सब उच्च वर्ग में ही थी, क्योंकि निम्न वर्ग की महिलाओं को तो क्या है, अपने परिवार को पालने के लिए काम धंधा करना पड़ता था। तो देखो निम्न वर्ग में ना तो पर्दा प्रथा है, ना पे वहां पे विधवाओं की स्थिति खराब है, ना वहां पे सती प्रथा रहेगी। ये सब क्या है, एलिट क्लास की प्रॉब्लम है। अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे औपनिवेशिक भारत के दौरान, तब देखेंगे कि जो भारतीय समाज की समस्याएं हैं, जिसको हम समस्याएं कहते हैं, और जिन समस्याओं के आधार पर हम भारतीय समाज को एक रूढ़िवादी, पिछड़ा और असभ्य समाज कहते हैं, वो सब क्या है, एलिट क्लास की प्रॉब्लम थी। समाज का 90% जो कॉमन मैन है वो इससे कोई मतलब नहीं है उसको, कि ना तो वहां पर क्या है जो सती प्रथा जैसी समस्या है, ना वहां पे विधवाओं की स्थिति खराब है। वहां पे तो समानता है भैया, आदमी भी काम करेगा, औरत भी काम करेगी, दोनों। ठीक है, तो देखो ये संगमकालीन समाज के संदर्भ में हमको इतनी बात बतानी है। महिलाओं की विशेषकर 4-5 बिंदु आपको याद रखना है। दहेज प्रथा वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण की महिलाओं की स्थिति में अंतर करता है। यह भी पॉइंट बताना जरूरी है, शासकों के रूप में उल्लेख है। ठीक है, तो देखो ये संगमकालीन सामाजिक स्थिति है। आपको शॉर्ट नोट्स में कभी भी पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी संगम काल से कोई क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, शायद राजनीतिक या सामाजिक, कोई ना कोई एक स्थिति पूछी है, याद नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट ईयर के मेंस में संगम से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। ठीक है, तो देखो ये संगमकालीन समाज है, और संगमकालीन समाज को आप उत्तर और दक्षिण दोनों के कंपैरिजन में याद रखना। हो सकता है आपको 50 शब्द में पूछ ले कि संगमकालीन समाज उत्तर के समाज से कैसा भिन्न है, तो 5 पॉइंट आप आसानी से बता सकते हो। समाज हो गया, थोड़ा सा संस्कृति देख लेते हैं, कल्चर। धर्म और संस्कृति की बात करें तो देखो संस्कृति में सबसे पहला तो यही बात आएगी कि जो संगमकालीन संस्कृति है वो क्या है, उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण के पारस्परिक मेल से बनी है। संगमकालीन संस्कृति उत्तर एवं दक्षिण के पारस्परिक मेल से बनी है। अगस्त ऋषि उत्तर की संस्कृति को, या उत्तर की आर्य संस्कृति को, या फिर ऐसा लिख लेना ब्राह्मण संस्कृति को दक्षिण ले गए। उत्तर की ब्राह्मण संस्कृति को दक्षिण ले गए। ठीक है, फिर संगमकालीन संस्कृति में हमको 3 मुख्य धर्म दिखाई देते हैं। ब्राह्मण धर्म भी वहां पर मौजूद है, बौद्ध धर्म भी मौजूद है, और जैन धर्म भी मौजूद है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। अपन ने कल जो संगमकालीन साहित्य, खासकर जो वहां के तमिल महाकाव्य देखे, चाहे शिल्पाधिकारम हो, चाहे मणिमेखलाई हो, चाहे जीवक चिंतामणि हो, सब में देखो बौद्ध और जैन भिक्षुओं की ही कहानी है। मतलब समाज में उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व, या समाज में कहीं ना कहीं वो मौजूद थे। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों वर्ग हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये 3 धर्म हो गए। फिर संस्कृति में आगे बताएंगे कि संगमकालीन जो समाज था, या संगमकालीन संस्कृति में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अनेक देवी
देवताओं की पूजा की जाती है, अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और देखो इनके जो देवी देवता हैं, उत्तर और दक्षिण दो संस्कृतियों का मेल हो रहा है, तो अब देवी देवता भी मिक्स हो जाएंगे, उत्तर के और दक्षिण के देवी देवताओं का समामेलन होगा। तो आप इसमें ये बताओगे कि क्या है कि अनेक इनके जो देवी देवता हैं वो क्या है, उत्तर एवं दक्षिण की विशेषताओं के मेल से बने हैं, उत्तर एवं दक्षिण की विशेषताओं के मेल से बने हैं, उत्तर एवं दक्षिण की विशेषताओं के मेल से बने हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताओगे कि इनका सबसे प्रमुख देवता है मुर्गुन, मुरुगन, ये इनका सबसे प्रमुख देवता है। आगे चल के ये मुर्गुन सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है, सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। तो इस मुर्गुन का सामंजस्य उत्तर भारत में कार्तिकेय से कर दिया जाता है, कार्तिकेय शंकर जी का लड़का स्कंद कार्तिकेय, मतलब समझ रहे ना, मुर्गुन का एकीकरण हो गया कार्तिकेय में। आज जो दक्षिण भारत में मुर्गुन देवता है उनको क्या बता दिया जाता है कि ये शंकर जी के लड़के कार्तिकेय हैं, उनका दक्षिण में नाम मुर्गुन है, उनका लोकल गॉड था। उत्तर और दक्षिण अब दोनों का समामेलन हो गया, एकीकरण हो गया। उत्तर का देवता था कार्तिकेय और दक्षिण का मुर्गुन, दोनों मिल गए और एक ही देवता उनने कहा मुर्गुन। दक्षिण में मुर्गुन बहुत महत्वपूर्ण, मुर्गा उनका जो प्रतीक है, सबसे मेन देवता है, और वो दो देवताओं को आपस में समाहित कर दिया गया है कि हाँ ये कोई संस्कृति मिल रही है ना, तो कार्तिकेय ही मुर्गुन है, मुर्गुन ही कार्तिकेय है। आज दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इंद्र की पूजा, विष्णु की पूजा और अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की पूजा की चर्चा मिलती है, ठीक है। इंद्र, विष्णु और शिव। इसके अतिरिक्त एक दो देवी हैं, जैसे एक थी मरियम्मा, ये लोकल देवी है उनकी, मरियम्मा, ये कोष्टक में लिख लेना, आदिवासियों की देवी, आदिवासियों की देवी मरियम्मा। और एक और देवी है, इसका नाम भी याद रखना, यलम्मा, यलम्मा, और ये आंध्र प्रदेश में जो लोग रहते थे उनकी लोकल देवी थी, ठीक है। तो देखो ये धर्म की बात आपको बतानी पड़ेगी। बाकी और चीज बता सकते हैं कि बाकी जो संस्कृति है उसमें नृत्य संगीत की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, नृत्य संगीत, ठीक है ना। और भूत प्रेत जादू टोना, इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है, जादू टोना, इसकी भी उपस्थिति दिखाई देती है। क्या कहते हैं, मरने के बाद मृतकों को जलाया एवं दफनाया दोनों जाता है, जलाया एवं दफनाया दोनों जाता, दोनों टाइप के संस्कार हमको यहाँ पर दिखाई देते। देखो इतना आप संगमकालीन संस्कृति में बताना पड़ेगा। और देखो क्वेश्चन मिला के भी पूछा जा सकता है कि संगमकालीन समाज संस्कृति को समझाइए, तो फिर आपको दोनों को समामेलन कर देना पड़ा, मतलब आप समाज के बारे में जो हमने समझाया है या जो हमने लिखा है वो तो पता नहीं है, ये जो संस्कृति के भी कुछ पॉइंट है फिर आपको समाहित करने पड़ेंगे। तो समाज और संस्कृति दोनों को कॉमन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि धर्म के बारे में भी पूछेगा तो भी आपको ये कल्चर ही बताना है, क्योंकि देखो इसमें भी अपन ने धर्म का ही उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत या संगमकालीन समाज एवं संस्कृति की बात हो गई है। इसमें एक बात और याद रखना, समाज में लिख लेना चाहो तो उसको अपन छूट गया एक लाइन,
यहां पर संगम काल में विवाह, विवाह के 8 प्रकार, 8 प्रकार की चर्चा मिलती है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, समाज में वाले पॉइंट में लिख लेना कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है, क्योंकि देखो हिंदू धर्म में 8 ही प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, तो इस संगम काल में भी हमको विवाह के 8 प्रकार देखने को मिले हैं। तो ये संगम कालीन समाज हो गई, संस्कृति हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, और अंत में थोड़ा सा देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था तो कुछ विशेष है नहीं, सबसे मेन इनका समाज और संस्कृति को ही थोड़ा सा समझना मेन है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहला क्या आएगा, इनका पूरा अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। उस समय तो कृषि है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, अर्थव्यवस्था का सबसे मेन आधार क्या है, कृषि। और कृषि में भी देखो काय काय की खेती करते थे, चावल, रागी, गन्ना, कपास और मसाले, ये प्रमुख खेती होती थी। देखो क्षेत्र तो पहले ही बताया है, कृष्णा एवं कावेरी का डेल्टा बहुत उपजाऊ है, कृष्णा एवं कावेरी डेल्टा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये पूरा जो डेल्टाई एरिया है, इस डेल्टाई एरिया में बड़ी मात्रा में खेती की जाती थी, ठीक है ना। तो देखो आर्थिक व्यवस्था में हमने क्या बता दिया, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर उन्नत अवस्था में थी, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। दूसरा पॉइंट बता देंगे व्यवसाय। तो अनेक प्रकार के व्यवसाय हमको देखने को मिलते हैं। जो शिल्पी वर्ग है वो क्या है, अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, मतलब बढ़ई का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला, कुम्हार, चमड़े का काम करने वाला आदि, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ था। वस्त्र उद्योग अत्यधिक उन्नत अवस्था में था। वस्त्र उद्योग अत्यधिक उन्नत अवस्था में था। और देखो 2-3 जगह के नाम लिखना, एक अरिकमेडु, अरिकमेडु, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम और मदुरई, ओरयूर, ये सब वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। तो पहला पॉइंट आप कृषि का बताओगे, दूसरा पॉइंट आपने व्यवसाय का बता दिया, तीसरा पॉइंट बता दो व्यापार वाणिज्य का। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य में क्या बता देंगे कि भाई देखो जब कृषि उन्नत अवस्था में थी, व्यवसाय भी इतने टाइप के शिल्प और उद्योग जब काम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य भी अच्छी अवस्था में था। और यहां पर उत्तर एवं दक्षिण के बीच व्यापार चलता था। उत्तर एवं दक्षिण, या उत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों से व्यापार चलता था, ठीक है। विदेश व्यापार भी इनका बहुत उन्नत अवस्था में था, विदेश व्यापार। और रोम के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, रोम के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। अरब कंट्रियों के साथ व्यापार होता था, अरब के साथ व्यापार। ठीक है ना। बाकी फिर व्यापार में आप जानते ही हो कि मसाले, वस्त्र, ये सब का निर्यात करते थे, वहां से फिर कुछ आयात करते थे, तो ले देके दोनों ही आपको पॉजिटिव स्थिति में दिखाई देगी। तो देखो आर्थिक व्यवस्था में हमने 3 पॉइंट बता दिए सीधे सीधे कि
व्यापार वाणिज्य, कृषि और व्यवसाय तीनों ही अच्छी अवस्था में था। इसका मतलब क्या है, संगमकालीन समाज आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न था। ठीक है, तो देखो इतनी चीज अपन को संगम के संदर्भ में देखनी है। अपन ने उनकी राजनीतिक व्यवस्था देख ली, प्रशासनिक व्यवस्था देख ली, सामाजिक व्यवस्था देख ली, आर्थिक व्यवस्था देख ली, और साहित्य तो अपन कल देख ही चुके थे कि तीन संगम हुए, तीन संगम में कौन कौन सा साहित्यों की रचना की गई है, और उन साहित्यों के अतिरिक्त भी कुछ और साहित्य था जिसे संगमकालीन समाज की हमको जानकारी मिलती है। और पहले बता दिया ये संगम काल है, इसकी ज्यादातर जानकारी क्या है, साहित्यों के ही माध्यम से मिलती है। अन्य तरीके या अन्य जानकारी के स्रोत इसके बहुत कम हैं। ठीक है, तो देखो ये अपना संगम युग कंप्लीट होता है। संगम काल के अंतर्गत अपन को केवल इतना ही देखना था। क्वेश्चन इसी में